स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में मचे सियासी उठापटक के बीच खबर आ रही है कि नीतीश कुमार कल सुबह 10 बजे इस्तीफा दे सकते हैं और शाम में बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है। पूरी डिटेल के साथ और खबर के मायने को समझाने के लिए हमारे सहयोगी मनीष मणुगिरी भी जुड़ गए हमारे साथ इस चर्चा में। मनीष, इंतजार था, कयास लगाए जा रहे थे कि यही खबर निकल के आएगी और ये आखिरकार सच हो गई। अब तो टाइम भी निकल के आ गया। किस तरह से समझे इसे? देखिए, सीधे तौर पे ये था कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना अभिषेक, रातों रात नहीं हो रहा है। ये इसकी पूरी जो है ना तैयारी की गई थी। बस ये एक बड़ा जो बदलाव तब हुआ जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर को जिस दिन ऐलान किया गया उसके अगले दिन ही सीधे तौर पे जो है नीतीश कुमार परिवारवाद पे हमला करते हुए नजर आए। और दरअसल बीते 6-8 महीनों में आप देखेंगे ना, कई ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे पे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, उनके बीच में मतभेद दिखते रहे। दरअसल हुआ क्या कि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया और जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा के चुनाव में नतीजे आए, करारी हार हुई। और पूरे इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जब हुए, जब कुछ चाहे 3 स्टेट के हो, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार को किनारे किया गया, लगातार कांग्रेस उनसे दूरी बनाती रही, तो ये धीरे धीरे पटकथा तैयार होती रही कि नीतीश कुमार उस पूरे गठबंधन से दूर हो रहे हैं। उस गठबंधन को कहीं ना कहीं खड़ा करने की जिम्मेदारी इनकी थी और नीतीश कुमार ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हमें उम्मीद थी कि शायद वो प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब उनके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं और बिहार की राजनीति में लगातार इनको ये लगने लगा नीतीश जी को कि अब बहुत ज्यादा 2024 के चुनाव में मुझे इसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने इससे किनारा करने का फैसला किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी आखिर क्यों नीतीश के साथ वापस जाने को तैयार हो रही है, जबकि वो लगातार ये कहते रहे हैं। अमित शाह जी ने कई बार रैलियों में ये कहा कि चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार जी को हम बीजेपी में वापस उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल अगर बिहार की राजनीति को देखेंगे ना, तो ये संकेत है कि बीजेपी वहां अपने दम पे बहुत कुछ नहीं कर सकती है। इसके पहले जब महागठबंधन का बना था, और आपको याद होगा कि 2015 में जब उन्होंने चुनाव के बाद, जब 2014 के चुनाव के बाद उन्होंने महागठबंधन बनाया था, उसके बाद उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी और बीजेपी की करारी हार हुई थी। उसके बाद से बीजेपी को ये समझ में आया कि वहां अगर बिहार में उनको सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं न कहीं उनको बीजेपी का साथ चाहिए ही चाहिए। बीजेपी को ये समझ में आया कि नीतीश का साथ चाहिए ही चाहिए। आप देखेंगे कि इससे पहले के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर हमले किए, उनके सीट काटे, तो ये क्लियर था कि अगर चिराग पासवान, नीतीश और बीजेपी साथ आ जाते हैं तो फिर इसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी यादव को। और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को वोट दिए गए, भारत रत्न का ऐलान किया गया, वो कहीं ना कहीं वहाँ के पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा केंद्र के तौर पे माना जा रहा है। यही सब देखते हुए नीतीश जी और बीजेपी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि दोनों साथ वापस आए। और अब ये सिर्फ औपचारिकता भर है। थोड़ी देर में अब देखिए बीजेपी के पटना के बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है और थोड़ी देर में जो बहुत सारी चीजें साफ सुथरा हो जाएंगी। थोड़ी देर उसके बाद ये राज्यपाल से जाके अपने समर्थन की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से जो है समर्थन पत्र दिया जाएगा कि हम नीतीश जी की पार्टी को, जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये सरकार बनने में आगे ये बढ़ जाएंगे। अभिषेक जी, मनीष, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ठीक है, बीजेपी बिना नीतीश के शायद बिहार में अब जमीन जो खो रही है उसको वापस नहीं पा सकती। लेकिन जब ये बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ आए थी जेडीयू, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो तभी सवाल उठे थे कि शायद ये नेचुरल अलाई नहीं है, ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। लेकिन फिर भी नीतीश गए। बीजेपी के लिए क्या इसको बड़े फायदे के तौर पर देखा जाए? क्योंकि निश्चित तौर पर जिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह शक होगा कि अच्छा, बीजेपी का आगे भविष्य क्या है, इस चीज को बल मिलेगा कि नहीं, बीजेपी प्रमुख पार्टी रहेगी, जेडीयू के साथ साथ कहीं ना कहीं आरजेडी थोड़ी पीछे छूटेगी, या फिर जो कास्ट इक्वेशन बिहार में है वो अपना रंग दिखाते रहेंगे? देखिए, इस बार एक बात समझने वाली है, इस बार अगर नीतीश आ रहे हैं बीजेपी के पास, इस बार जो है ना, अभी तक ये था कि बीजेपी जो है वो हमेशा वो छोटे भाई की भूमिका में मानते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार की राजनीति में इस बार जिस तरीके से पर्दे के पीछे बीजेपी ने अपना स्टैंड लिया, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार खुद को मोदी का हनुमान कहते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं बीजेपी के हिसाब से ही चलेंगे। आप अगर देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हुआ,
शिवसेना और कांग्रेस का जो अलायंस था, कहा गया कि नेचुरल अलायंस नहीं है, अलायंस टूट गया। अब वही शरद पवार की पार्टी जो है बीजेपी के साथ सरकार बना के यहाँ चला रही है। तो कहीं ना कहीं अब जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना, उनको एक बात समझ में आ गई है कि बीजेपी के साथ अगर कभी भी अलायंस में रहे हैं और हट गए हैं, अगर वो वापस नहीं आते हैं तो उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान होने वाला है। ये उनको क्लियर हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नीतीश जी के साथ तो उनका पुराना अलायंस रहा है बीजेपी का। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में जो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है, वो भी हो सकती है कि बीजेपी के साथ आती हुई दिखे, क्योंकि इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को ये अब लगने लगा है कि 24 के चुनाव में बीजेपी को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो चलो सरकार के साथ ही चलते हैं। फिर बीजेपी ने का ध्यान केवल 24 का चुनाव नहीं, वो फिर वो 25 के विधानसभा चुनाव पर भी फोकस में कर रही है। वो चाह रही है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगर ये अलायंस सही चलता है तो 25 में वापस से जो है प्रचंड बहुमत से बीजेपी और जेडीयू की सरकार वहां बनती हुई दिखेगी। नीतीश जी की उम्र हो रही है और बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिसको धीरे धीरे वो बीजेपी बढ़ाने की कोशिश करी है बतौर अपने उत्तराधिकार के तौर पे नीतीश के बाद। तो ये हो सकता है कुछ डील का हिस्सा हो कि आने वाले दिनों में जो है नीतीश जी जो है खुद से बीजेपी के किसी नेता को बड़ा करे और आगे बढ़ाए। एक संभावना ये भी है कि 2 मुख्यमंत्री होंगे जो दोनों बीजेपी के कोटे से होंगे, जो नई सरकार बनेगी। बिल्कुल, 2 उप मुख्यमंत्री की बात निकल के आ रही है जो बीजेपी की कोटे से होंगी। मनीष, एक आखिरी सवाल, अब नीतीश बाबू तो अलग हो गए और ममता जी ने अपने तेवर दिखा दिए वेस्ट बंगाल ने। इधर खबरें ये भी आई थी कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग वाले मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन, जो कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को मिला के ही बनाया गया है, उसका भविष्य तो अब बहुत अंधकार में दिख रहा है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभिषेक, बेसिकली क्या है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति का जो आप कहते हैं ना कि दोहा मुहावरा है जिसका काफी इस्तेमाल किया था। आप देखिए ना, सबसे दिलचस्प बात यह है, मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, इंडिया गठबंधन के अखिलेश और कमलनाथ के बीच में बयानबाजी होती है। केजरीवाल मध्य प्रदेश में जाते हैं, इंडिया गठबंधन के मेंबर, लेकिन मध्य प्रदेश में जाके सीधे तौर पे न केवल कमलनाथ सरकार पे बल्कि शिवराज सिंह के सरकार पे भी हमला करते हैं। तो ये बेसिकली क्या एक मौके का गठबंधन है कि चलो सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं और कहीं न कहीं बीजेपी को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि राजनीति में कहा जाता है ना कि आप बहुत समय तक सच को छिपा के रख नहीं सकते हैं, और वही अब होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे, उसके बाद से ही हर पार्टियों में सुगबुगाहट होने लगी है। इनफैक्ट आप कांग्रेस में ही देखिए, लगातार जो है ना कांग्रेस के नेता, कई नेता जो छोड़ना शुरू कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं एक के बाद एक। उनको लग रहा है कि संभावना अब यहाँ कम सीमित होती जा रही है। तो ऐसे में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, ऐसा लगता है सीधे तौर पे कई क्षेत्रीय पार्टियां जो वापस छोड़ेंगी और इधर आएंगी और इंडिया गठबंधन और कमजोर होगा। ठीक है, तो ये इंडिया गठबंधन, लेकिन कह सकते हैं कि बिहार में बदलाव की बयार है और इस बार फिर से एक बार इन सारे कयासों, सारी खबरों के केंद्र में नीतीश सरकार है। आगे बढ़ेंगे। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में ईवी को इंसेंटिव देने वाले फेम 3 स्कीम का बजट में ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ET9 स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय फेम 3 के लिए 12,500 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए सहमत है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए फेम योजना को विस्तार मिल सकता है। सूत्रों की माने तो बजट में फेम 3 घोषणा हो सकती है। फेम 3 के लिए जो बजटीय आवंटन रह सकता है वो तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए रह सकता है। हालांकि हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय की तरफ से सरकार को, यानी कि वित्त मंत्रालय को करीब 35 से 36,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी फेम सब्सिडी के लिए। इस पर वित्त मंत्रालय ने इस आवंटन को देने में लगभग असहमति जताई है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद में और आपसी सहमति की स्थिति बनती हुई देखते हुए यहां पे तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए फेम 3 के लिए आवंटित किया जा सकता है। इसके पहले फेम 1 और फेम 2 दो बार यह योजना को चलाया जा सकता है। अगर फेम 2 की ही बात करें तो जो 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसमें दी गई थी,
इसके जरिए कोशिश यही की जा रही है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और फेम योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। फेम 3 के जरिए सरकार को पूरी तरीके से उम्मीद है कि साल 2027-28 तक जो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो खरीद है, विशेषकर जो B2C लेवल पे यानी कि कस्टमर लेवल पे, वो तकरीबन 30% रह सकती है और दोपहिया वाहनों में ये 50% तक पहुंच सकती है। तो फेम 3 के लिए तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन, हम इसका ऐलान अगले बजट में होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया समीर। और अगली खबर भी बजट से जुड़ी है। इस बार बजट में सरकार नौकरी पेशा लोगों को भी कुछ राहत दे सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के नए रिजीम स्लैब में राहत दे सकती है। डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताइए क्या है ये राहत की खबर? देखिए, चुनावी साल है और इस बात की संभावना है कि सरकार टैक्स पेयर्स को, जो सैलरीड क्लास हैं खासकर, उनको इनकम टैक्स में छूट का फ़ायदा दे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर चर्चा चल रही है और अंतरिम बजट में सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती हैं, जिसके हिसाब से जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। उसको बढ़ाकर 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो टैक्स रिबेट है उसमें भी बढ़ोतरी का बेनिफिट दिया जा सकता है, उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो बदलाव होंगे वो न्यू टैक्स रेजिम के तहत किए जाएंगे। जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो न्यू टैक्स रेजिम को ही ज़्यादा आकर्षक बनाने के मकसद से किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ कंप्लायंस संबंधित सुधार भी किए जा सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम के तहत, ताकि टैक्स पेयर्स को इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यू टैक्स रेजिम का चुनाव करें, जो कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में है। लिहाजा इस मसले पर चर्चा चल रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंतरिम बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, अपने इंटेंशन शो कर सकती है कि जब वो सत्ता में वापस लौटेगी तो जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसको जुलाई के बजट में लागू किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपने जो जानकारी दी हूबहू वही हमें बजट में आता हुआ दिखे भी। एक छोटा सा स्वदेश खबर में आपका फिर से स्वागत है। इस साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कर्नाटक बड़ी साझेदारियां बनाने में कामयाब हुआ, जिससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कर्नाटक ने माइक्रोसॉफ्ट, हिताची, एब इन वेब, HP एंटरप्राइजेज और दुनिया भर की दूसरी दिग्गज कंपनियों के साथ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की MOUs पर हस्ताक्षर किए। इस करार से रोजगार के नए अवसर पैदा करने और मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा, गतिशीलता, वित्त और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ MOUs ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ನಮ್ದೇನೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ IG BG ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏಕ್ಬುಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಸ್ಲೆ, ಹೆವ್ಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಡ್, HP, SGL, ಓಲೋದು, ಐಕಿಯಾ, ಸೋನಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಹಿತಾಚಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸುಮಾರು 50 ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ಜಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲ ಏನಿದೆ। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वें एडिशन में अपने मैग्नेटिक महाराष्ट्र शोकेस के साथ महाराष्ट्र ने एक बार फिर अपनी वैश्विक निवेश और व्यापार क्षमता को साबित किया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत अन्य अधिकारियों के साथ WEF 2024 के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस गए। दावोस में राज्य ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया और अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया। दावोस में किए गए MOU से राज्य के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, डेटा सेंटर, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव और पावर सेक्टर में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र पर, जो सरकार के प्रयासों के चलते पर्यावरण संरक्षण के अपने लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कैसे। स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में महाराष्ट्र ने अपने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का दम दिखाकर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ कई वैश्विक भागीदार बनाने में सफल रहा। सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ग्लोबल स्टेज पे मंत्र दिया जिसमें इक्विलिब्रियम, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, इसका बैलेंस हो और ग्रीन इनिशिएटिव से सारी दुनिया आगे बढ़े, और इसी विजन पे हम महाप्रीत ने बहुत सारे MOUs किए हैं। इस MOU के लिए मैं खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ राव शिंदे जी, डिप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस जी और डिप्यूटी CM अजित पवार जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों में दावोस में हमने 72,000 करोड़ रुपए के MOU किए, और ये सारे MOUs हमने अलग अलग देशों के साथ किए, जैसे यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, स्वीडन, USA, ओमान, UAE। और इन सब MOUs का बेसिक मूल मंत्र है ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, जिसमें सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी, इन सब को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन मॉडल का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के लोगों को एक ग्रीन एनर्जी मिले, जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो और पूरा महाराष्ट्र फूड, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट सिक्योरिटी की तरफ बढ़े। ये करके हम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, जिसका उपयोग पूरे महाराष्ट्र के माइक्रो और स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस और ख़ास करके किसानों को अपनी आय दुगनी करने में होगा। ये इनिशिएटिव से महाराष्ट्र की ऊर्जा निर्मित बहुत अच्छी तरीके से होगी और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फूड, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी है, इसको जल्द से जल्द हम अचीव कर पाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार प्रगति के साथ महाराष्ट्र अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार, प्रसिद्ध फिल्म फेयर अवार्ड्स का 69वां संस्करण गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के सहयोग से 28 जनवरी 2024 को गुजरात में शुरू होने वाला है। 28 जनवरी को गुजरात एक बेहतरीन सिनेमेटिक कार्यक्रम का गवाह बनेगा, जो सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं है बल्कि मनोरंजन, ग्लैमर और उत्कृष्टता से भरा एक उत्सव है, जो 2023 से हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ हस्तियों का सम्मान करता है। आ गया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ब्लॉकबस्टर अवार्ड्स। आपने बिल्कुल सही सुना, फिल्म फेयर गुजरात में अपने 69वें एडिशन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 28 जनवरी को गिफ्ट सिटी में अवार्ड्स नाइट में उत्साह और मनोरंजन सर्वोच्च स्तर पर होगा, क्योंकि आप देख पाएंगे रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, वरुण धवन, जानवी कपूर, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन सहित कई बॉलीवुड हस्तियों की शानदार परफॉर्मेंसेस। इस रोमांचक और शानदार अवार्ड नाइट को करण जौहर, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल होस्ट करेंगे। ये होता है टैलेंट का जादू, वो कभी भी छुपता नहीं है, लोगों के सामने आकर ही रहता है। जो तैयार हैं आपका दिल जीतने के लिए अपनी कॉमेडी और अपने चार्म से। गुजरात टूरिज्म के साथ 69वें हंडे फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में उत्कृष्टता, ग्लैमर और स्टारडम से भरी एक शानदार रात का लाइव अनुभव करने का ये आपका आखिरी मौका है।
गिफ्ट सिटी गुजरात में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े उत्सव को देखने से ना चूकें। जल्दी करें और अपने टिकट बिकने से पहले बुक माई शो पर प्राप्त कर लें। और इसी के साथ स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना और स्वदेश के साथ। नमस्कार।